नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसन्न मिश्रा और स्वागत है आपका द हिंदू के दैनिक हिंदी अनुवाद में। तो दोस्तों, आज तारीख है 24 जनवरी 2017। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली खबर फिर से आज जल्लीकट्टू से संबंधित है। जल्लीकट्टू प्रोटेस्ट टर्न वायलेंट अक्रॉस तमिलनाडु, यानी कि जल्लीकट्टू से संबंधित आंदोलन पूरे तमिलनाडु में हिंसक हो गए। तो हालांकि उससे बहुत लेना देना नहीं है। जो महत्वपूर्ण बात थी तो ये अभी भी बनी हुई है कि तमिलनाडु सरकार ने अभी एक विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया था और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट्स, उस पे एक संशोधन प्रस्ताव जो लाया गया था उसको उन्होंने पास करके उसको कानून बना दिया। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है वो मैं आपको बता दूं कि जो पशु क्रूरता है यानी एनिमल क्रूरल्टी है तो कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची का विषय है और उस पर पहले से जो केंद्र सरकार का 1960 में बना हुआ कानून था तो अभी भी वो ज़्यादा प्रभावी रहेगा। तो चूंकि वो कानून ज़्यादा प्रभावी रहेगा तो इस वजह से पेटा फिर से जा सकता है सुप्रीम कोर्ट की, चूंकि अभी केंद्र का कानून समाप्त नहीं हुआ है। तो केंद्र को या तो 1 तारीख तक वेट करना पड़ेगा, 31 तक तो कम से कम करना ही पड़ेगा कि जब वो उस बिल को वहाँ पे पास कर दे, नए संशोधन बिल को पास कर दे और 1960 के उस नियम को बदल दे जिसके कारण कि जल्लीकट्टू प्रतिबंधित हो गया है, या कि फिर उसको भी अध्यादेश लाना पड़ सकता है। क्योंकि अगर बीच में भी जो 7-8 दिन बचे हुए हैं, इस बीच में अगर चला जाता है पेटा सुप्रीम कोर्ट में तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है तो उस कानून के हिसाब से जल्लीकट्टू पे बनाए गए इस नए कानून को, तमिलनाडु सरकार द्वारा बनाए गए नए कानून को निरस्त भी कर सकता है। तो देखिए क्या होता है आगे चल के, जो होगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा। तो अगली खबर ये है कि बजट बिफोर पोल्स गेट्स ग्रीन लाइट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, यानी कि चुनाव से पहले बजट घोषित करने की केंद्र सरकार की योजना को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। तो हुआ ये था कि आपको पता ही होगा कि याचिका लगाई गई थी और ये कहा गया था कि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं तो वो प्रभावित हो सकते हैं अगर बजट को चुनावों के पहले लाया गया तो। लेकिन क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई भी ऐसा आपने कॉन्क्रीट रीज़न यानी कोई भी ऐसा आपने ठोस कारण नहीं बताया है कि जिसकी वजह से आप ये साबित कर पाएँ कि असेंबली पोल से यानी कि विधानसभा चुनावों को ये बजट प्रभावित करेगा। तो इस प्रकार से उनकी जो याचिका थी तो एक खारिज हो गई है, यानी कि सुनवाई होकर के उसे फैसला आ गया है कि अब जो बजट है तो डिले नहीं होगा। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण खबर आप और जान लीजिए कि निर्वाचन आयोग ने क्या कहा है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि केंद्र सरकार अपने बजट में इन 5 राज्यों से संबंधित कोई भी विशेष योजनाएं अभी घोषित नहीं करेगी, क्योंकि ऐसा करना जो है तो वो चुनाव की आचार संहिता के खिलाफ होगा। तो दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि 5 राज्यों में केंद्र सरकार ने जो कुछ भी अपने पुराने अचीवमेंट्स यानी कि जो कुछ भी पुराने काम उन्होंने किए हैं तो आ करके उनको भी हर चीज़ को नहीं गिनाएगी, क्योंकि ये जो है तो ये उचित नहीं है किसी भी लिहाज से कि राज्य के चुनाव में केंद्र आकर के अपने उसको गिनाए अचीवमेंट्स को। इसके अलावा अगली खबर ये कि 2 टॉप सेक्रेटरीज गेट एक्सटेंशन, यानी कि 2 बड़े सचिवों को सेवा का विस्तार मिला है। तो बता दूं कि विदेश सचिव को मिला है, एस जयशंकर को 1 साल का विस्तार मिला है और जो शक्तिकांत दास हैं जो कि आर्थिक मामलों के सचिव हैं उनको 3 महीने का सेवा विस्तार मिला है। तो अब जो एस जयशंकर साहब जो हैं तो वो 2018 तक, 28 जनवरी 2018 तक, और शक्तिकांत दास जी 31 मई 2017 तक अपने पद पर बने रहेंगे। तो दोस्तों, अगली खबर जो है तो उससे पहले मैं आपको EIA यानी कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट यानी कि पर्यावरण प्रभाव आकलन के संबंध में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो EIA क्या होता है कि जब कोई भी प्रोजेक्ट कहीं पर भी लगाया जाना होता है तो सबसे पहले उसका EIA यानी कि पर्यावरण प्रभाव आकलन किया जाता है और ये जांचा परखा जाता है कि क्या ये प्रोजेक्ट यहाँ के पर्यावरण या पारिस्थितिकी को दुष्प्रभावित करेगा या कि नहीं करेगा, और करेगा तो किस हद तक करेगा। तो क्या इस प्रोजेक्ट को लगाए जाने की अनुमति दी जानी चाहिए कि नहीं, और उसके बाद जो अनुमति होती है उसे कहते हैं क्लियरेंस। तो जब क्लियरेंस मिल जाता है तभी वो प्रोजेक्ट लगाया जा सकता है। तो ये पर्यावरण EIA और क्लियरेंस ये दोनों करने का काम किसका होता है, पर्यावरण मंत्रालय का। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय जिसे MOEF भी कहते हैं, तो उसने MOEF चैलेंजेस NGT जुरिडिक्शन यानी कि NGT के क्षेत्राधिकार को पर्यावरण मंत्रालय ने चुनौती दी है। तो दोस्तों, हुआ ये था कि NGT पिछले साल पर्यावरण मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी करके ये कहा था कि चाहे कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट हो उसको कुछ मामलों में किसी भी तरह के पर्यावरण प्रभाव आकलन के द्वारा क्लियरेंस लेने की ज़रूरत नहीं होगी। तो NGT ने कहा कि ऐसा आप कैसे किसी प्रोजेक्ट को दे सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि आपका ये जो नोटिफिकेशन है ये गलत है और उसको उन्होंने निरस्त कर दिया था NGT ने। अब हुआ ये था कि इससे पर्यावरण मंत्रालय ने कानूनी दांवपेच का सहारा लेने का प्रयास किया
और उसने बॉम्बे हाई कोर्ट का एक पुराना जो वर्डिक्ट था, पुराना निर्णय था, उसको निकाला और उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि जो एनजीटी था तो एनजीटी एक्ट 2010 के हिसाब से बना था, और एनजीटी एक्ट की जो धारा 14, 15, 16, 17 और 18 है, तो वो ये कहती है कि जो एनजीटी है तो पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा लिए गए कुछ ऐसे विशेष फैसलों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो ये पर्यावरण मंत्रालय को ने बताया कि एक एनजीटी की जो अनुसूची 1 होती है, शेड्यूल 1 होती है, उसके अंदर जो विषय गिनाए गए हैं, तो अगर उस पर पर्यावरण मंत्रालय कोई भी निर्णय लेता है तो एनजीटी को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, कि वो कर ही नहीं सकता है। करना चाहिए क्या, उसके पास क्षेत्राधिकार ही नहीं है कि उसमें हस्तक्षेप ना करे। तो अब है क्या कि इस तरीके से जो झगड़ा है तो थोड़ा सा बढ़ सकता है, क्योंकि अब एनजीटी भी अपनी तरफ से कुछ नए नियम कानून खोज करके लाएगा कि चूंकि ऐसा है कि ये हमें ऐसी इजाज़त मिली है। तो देखिए आगे चल के क्या होता है। यहाँ पे दोस्तों ठंड के बारे में, उत्तर भारत में ठंड ठंड पड़ती है तो उसके बारे में एक शब्द आया है, चिल्लाई कलां। तो जो चिल्लाई कलां है, तो अब चिल्लाई कलां है कि काला है मुझे नहीं पता, आप देख लीजिएगा हिंदी में इसको एग्जैक्टली क्या कहते हैं। तो समस्या ये है, मतलब कि यहाँ पे बात यह है कि जो सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है कश्मीर में, तो उसको चिल्लाई कला कहते हैं। अब मैंने कभी पढ़ा था इसके दो और दौर होते हैं, कि ये जो चिल्लाई कला है इसके पहले दो और दौर होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, तो उनको पढ़ लीजिएगा, हो सकता है कहीं आ जाए। अगली खबर ये है कि केरला विल सेट टू बिकम ड्रग फ्री, यानी कि केरल का एक गांव है जो कि नशा मुक्त होने वाला है। तो दोस्तों आपको ये जानना है कि दिशा 2017 क्या है। तो दिशा 2017 एक ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम, यानी कि एक ऐसा जागरूकता कार्यक्रम था कि जिसमें कि केरल के एक गांव को नशा मुक्त बनाने का कोशिश किया गया था। उस गांव का नाम है कूदा रानी। तो क्या कूदा रानी नाम है उस गांव का। तो आपको यही जानना था कि दिशा 2017 क्या है। अगला है कि पीस ऑफ स्टे राइस इन हैदराबाद, यानी कि इतिहास का एक टुकड़ा हैदराबाद में आया। तो दोस्तों ये जो मशीन देख रहे हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं थियोडोलाइट। तो थियोडोलाइट का क्या काम होता है, थियोडोलाइट का काम होता है सर्वेक्षण करना। तो आप जैसे सुनते हैं ना कि फला स्थान की ऊंचाई कितनी है, रेलवे स्टेशन जाएंगे तो लिखा रहता है समुद्र सतह से ऊंचाई 708 मीटर, 515 मीटर। तो ये जो समुद्र सतह से ऊंचाई लिखी रहती है, तो दोस्तों ये इसी के द्वारा मापी जाती थी। तो ये जो मशीन थी 1802 में भारत लाई गई थी, और विलियम लैम्पटन के निगरानी में सर्वेक्षण कार्य हुआ था। और ये सारे आप सुनते हैं कि एलिवेशन यानी ऊंचाई कितनी है किसी इलाके की, तो इसी मशीन ने नापी थी उस ज़माने में। तो हुआ गया था कि मतलब कि ये मशीन आगे चल के काफ़ी ज़्यादा टूट फूट गई थी, तो अब उसका फिर से रेस्टोरेशन करके, उसका फिर सुधार करके उसे बनाया गया है। तो दोस्तों ये आपको बता दूं कि जो जॉर्ज एवरेस्ट थे, जिनके नाम पे माउंट एवरेस्ट रखा गया है, पर्वत का नाम, तो वो जॉर्ज एवरेस्ट जो थे तो विलियम लैम्पटन साहब के ही चेले हुआ करते थे, उन्हीं के साथ काम करते थे। और बाद में जब विलियम लैम्पटन की मौत हो गई थी तो जॉर्ज एवरेस्ट को ही सर्वेक्षण का पूरा काम दे दिया गया था। अगली खबर दोस्तों ये है कि यूएई सिग्नल्स लुक ईस्ट पॉलिसी, यानी कि यूएई ने इशारा किया है अपनी नई लुक ईस्ट पॉलिसी का। तो दोस्तों भारत जो है तो ईस्ट में है यूएई के, तो लुक ईस्ट का मतलब होता है कि भारत और उसके आसपास के जो अन्य देश हैं तो उनसे संबंध बनाने के लिए यूएई का प्रयास होगा। तो आपको बता दूं कि मुख्य रूप से बात यह है कि यूएई जो है तो लगातार इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर में अपनी पहुंच बनाता जा रहा है। और साथ ही साथ एक जो चीज़ है, नाम है उसका जीसीसी, उसे कहते हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। ये 2016 में आया भी था। तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो है, और तो यूएई भी उसका सदस्य है। तो यूएई और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो हैं तो वो चाहते हैं कि पश्चिम को काउंटर बैलेंस करने के लिए, यानी कि जो पश्चिमी ताकतें हैं यूरोप और खासकर अमेरिका जो है, तो उनकी ताकतों को समंदर में थोड़ा सा काउंटर बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए एशिया को संगठित होने की ज़रूरत है। तो उनको ये लगता है कि भारत और जीसीसी और यूएई अगर मिल करके इस बारे में काम करते हैं तो हो सकता है कि वो इतने ताकतवर हो जाएं कि वो अमेरिका को और यूरोप को काउंटर बैलेंस कर पाएँ। तो कुल मिलाकर के यही बात था। जो कुछ नाम इसमें आए थे महत्वपूर्ण, एक और महत्वपूर्ण नाम आया है, उसका नाम है SIPRI, सिप्री। तो उसको आप देख लीजिएगा क्या है। और जीसीसी तो फिर से देख लीजिएगा, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल।
अगली खबर यह है कि एक्सटेंड लोढ़ा रिफॉर्म्स टू ऑल गेम्स, यानी कि लोढ़ा समिति के सुधारों को सभी खेलों तक विस्तृत किया जाए, ऐसा कहना है कुछ स्पोर्ट्स पर्सन का। तो यानी कि जो कुछ है पुराने खिलाड़ी रहे हैं उनका कहना है कि सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, भारत में जितने भी खेल संघ हैं वहाँ पे कुछ पैसे वाले और ताकतवर लोगों ने अपना एक ग्रुप बना लिया है, अड्डा बना लिया है, और जो पूरा स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि खेल प्रशासन है तो वो कैबाल्स यानी कि गुप्त दल, कोटरी यानी कि वैसा ही एक गुप्त दल, और मैनिपुलेशंस यानी कि लोगों को मूर्ख बना करके अपना काम साधना, और इंट्रिग्यू यानी कि चालबाजियां करना। तो ये इन तरीक़ों से ये सब यहाँ पे काम चलते हैं, और अगर इनमें सुधार नहीं लाया गया तो देश के खेलों को कभी सुधारा नहीं जा सकेगा। अगली खबर ये है कि गवर्नमेंट डिलेज जजमेंट अपॉइंटमेंट सीजेआई। तो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि जेएस खेहर ने कहा है कि सरकार जो है तो जजों की नियुक्ति में देरी कर रही है। तो हुआ ये था कि त्रिपुरा के हाई कोर्ट के एक जज ने भेजी थी एक वो पत्र भेजा था जेएस खेर साहब को कि हमारे यहाँ 4 जजों की ही कुल मिला के वो है टोटल वैकेंसी है, जिसमें अभी केवल 3 है, एक व्यक्ति नहीं है। उनका कहना है कि जब 4 ही हैं टोटल और उसमें एक आदमी काम है ही नहीं अभी, तो 3 पे काफ़ी ज़्यादा काम का बोझ आ जाता है। उन्होंने ये कहा कि मान लीजिए कि अगर कोई वादी ये कह देता है कि आप इस एक जज को कृपया इस केस से अलग कर दीजिए, तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो हमारे लिए असंभव है, क्योंकि बाकी हाई कोर्ट्स में कई बार ऐसा होता है कि अगर जो वादी प्रतिवादी हैं तो ये कहें कि हम चाहते हैं कि इनके स्थान पे कोई और जज लाए जाएँ, तो कई बार जो चीफ जस्टिस होते हैं उन हाई कोर्ट्स के तो बदल के नए जज ला देते हैं। तो इन्होंने कहा कि हम ऐसा यहाँ पे कर भी नहीं सकते, क्योंकि अगर कोई ऐसा हमसे सवाल उठाए तो हमारे पास तो जज ही नहीं कि उस सामने दूसरे जज को वहाँ पे लाएं। तो कुल मिलाकर के अब देखिए इसमें क्या होता है, क्योंकि सुप्रीम मतलब कि केंद्र सरकार का तो उस पर अपना रिजर्वेशन है कि हम भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जहाँ तक संस्तुतियों की बात है, जेएस खेर जी ने कहा कि जहाँ तक संस्तुतियों की बात है तो हमने पूरे समय से उन नामों की संस्तुतियाँ भेज दी हैं जिन्हें नियुक्त किया जाना चाहिए, पर सरकार है कि उनको नियुक्ति नहीं कर रही है। हालांकि उन्होंने एक और दूसरा रास्ता सुझाया। उन्होंने कहा कि संविधान का जो अनुच्छेद 224A है वो ये कहता है कि हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अगर किसी पुराने हाई कोर्ट के जज को ये कहता है कि वो आकर के काम करें, तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद वो आकर के वहाँ पे काम कर सकते हैं। लेकिन चूंकि क्या है कि आपको बता दूं कि राष्ट्रपति की भी स्वीकृति जो है तो पहले वो सारा जो मामला है पहले गृह मंत्रालय जाता है, फिर वो दस्तावेज गृह मंत्रालय से फिर हो अगर आवश्यकता हुई तो कानून मंत्रालय जाते हैं, तब जाकर पास होकर वो राष्ट्रपति के पास पहुँचते हैं। तो ले दे करके ये सारा दस्तावेज भी जब गृह मंत्रालय ही जाना है तो कोई उससे फ़र्क तो पड़ने वाला है नहीं कि आप मतलब कि ये कह भी दो किसी पुराने जज को, रिटायर्ड जज को कि आप आ गए हमारे यहाँ काम किए, तो जब तक केंद्र सरकार उसे नहीं नियुक्त करेगी तब तक वो नहीं आ सकता। अगली खबर ये है कि ट्रम्प मूव्स टू पुल यूएस आउट ऑफ टीपीपी, यानी कि ट्रम्प इस बात के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं कि वो टीपीपी यानी ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से अलग हो जाएंगे। तो दोस्तों पहले टीपीपी के बारे में बता दूं तो टीपीपी का नाम है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, और ये 12 देशों के बीच हस्ताक्षर किया गया था 2015 में। और ये है कि अभी तो ये अच्छी तरीके से शुरू भी नहीं हो पाया था और अब इसकी मौत की घंटी बजने लगी है। तो ये भी आप जान लीजिए कि दरअसल इसमें जो हस्ताक्षर करने वाले सभी देश थे, जिसमें मुख्य रूप से अमेरिका ही था और उसके अलावा दक्षिण पूर्व एशिया के बहुत से देश थे, तो इनकी जो पूरी जीडीपी है तो वर्ल्ड की विश्व की जीडीपी की 40% के बराबर है। तो ये एक महत्वपूर्ण संगठन हो सकता था, लेकिन अब क्या है कि अब अगर टीपीपी नहीं रहेगा तो इसका सबसे ज़्यादा असर ये होगा कि दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं तो आर्थिक तौर पे उनकी मजबूरी हो जाएगी चीन की तरफ झुकना, क्योंकि उन्हें लगा था कि टीपीपी होने से शायद उन्हें अमेरिका से कोई सपोर्ट मिलेगा। और ओबामा जी जो थे तो इस बात के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध थे कि चीन की बढ़ती हुई ताकत को रोकने के लिए और ख़ास करके दक्षिण पूर्व एशिया में उसकी बढ़ती हुई ताकत को रोकने के लिए टीपीपी अत्यंत आवश्यक है। लेकिन अब ट्रम्प साहब आए हैं, इनकी अपनी नीतियां हैं, तो देखिए ये क्या करते हैं। अब ये टीपीपी तो बाहर होने की बात कर ही रहे हैं। दूसरी एक चीज़ दोस्तों, नाफ्टा दिया नहीं उसके बारे में, लेकिन आपको बता दूं इसका नाम है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि उत्तर अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता। तो इसके अनुसार उत्तर अमेरिका के जो 3 देश हैं, कनाडा, मेक्सिको और यूएसए, इन तीनों के बीच कोई भी जो व्यापार होता है उस पर किसी प्रकार का आयात निर्यात शुल्क इत्यादि नहीं लगता। तो आयात निर्यात पूर्ण रूप से मुक्त होता है, यानी कि जो इसे कहा जाता है वो मुक्त बाजार कहा जाता है।
तो ट्रम्प साहब ने कहा है कि हम नाफ्टा पे भी कुछ बातचीत करेंगे। हालांकि नाफ्टा को वो समाप्त बिल्कुल नहीं करेंगे। उनका कहना है कि उसमें कुछ ऐसे नियम कानून और जोड़े जाएं जिससे कि अमेरिका को ज़्यादा लाभ हो। अगली खबर ये है कि सीरियाज वॉरिंग साइट्स मीट इन अस्ताना विद फोकस ऑन सेविंग ट्रूस। तो दोस्तों ट्रूस का मतलब होता है शांति समझौता। तो सीरिया के जो दोनों युद्धरत पक्ष हैं वो अस्ताना में मिले और उनका मुख्य केंद्र क्या है? मुख्य केंद्र है किसी भी तरीके से शांति बहाल रहे। तो दोस्तों ये जो पूरा आर्टिकल है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण आर्टिकल है, क्योंकि इसी से अब ये बात तय होगी कि आगे चल के सीरिया में क्या हालात बनेंगे। तो इसमें कुछ 4-5 प्रमुख आयाम हैं, तो मैं आपको एक एक करके सारे आयाम गिना देता हूँ। तो पहला आयाम ये है दोस्तों कि जो दोनों पक्ष हैं तो उन दोनों पक्षों में बातचीत के दौरान अभी तो कोई भी सहमति नहीं बन रही है। क्यों? क्योंकि दोनों ही पक्षों के जो प्रतिनिधिमंडल आए थे तो जो बशर अल असद साहब के पक्षकार थे तो उन्होंने ये कहा कि विद्रोही संगठनों ने जो कुछ वहाँ पे युद्ध अपराध किए हैं अब वो मांग कर रहे हैं कि उसके लिए उनको सजा ना दी जाए। तो ये तो अनुचित बात है कि अगर उन्होंने युद्ध अपराध किया है तो उसकी सज़ा तो उनको मिलेगी ही मिलेगी। जबकि विद्रोही संगठनों का कहना है कि नहीं, उसके लिए हमको कोई भी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उस सब की शुरुआत जो थी तो असद ने की थी, तो असद भी उसके लिए उतने ही दोषी हैं। दूसरी बात ये है कि विद्रोही संगठन ये चाहते हैं कि जो ईरान से समर्थन प्राप्त करने वाली मिलिशिया यानी कि वहाँ पे जो संगठन हैं तो उनको सीरिया से हटाया जाए। तो आपको बता दूं कि जो ईरान से समर्थन प्राप्त करने वाले संगठन थे तो वो विद्रोहियों के खिलाफ लड़ रहे थे, यानी वो असद के साथ थे, विद्रोहियों के खिलाफ थे। तो असद चूंकि एक शिया हैं और ईरान जो है तो वो भी एक शिया देश है, तो वो चाहता था कि असद वहाँ पर बने रहें। जबकि सऊदी अरब जो सुन्नी देश है उसका ये मानना था कि असद को वहाँ पर हटना चाहिए और वहाँ पर किसी सुन्नी को सत्ता में स्थापित होना चाहिए। तो यहाँ का एक शिया सुन्नी विवाद भी अपना महत्वपूर्ण पक्ष रखता है। तो अगली जो एक और आयाम है वो आयाम ये है कि आपको बता दूं कि इसमें तुर्की और रूस भी आए थे, यानी कि तुर्की और रूस की मध्यस्थता में ही ये सारी बातचीत हो रही है। तो तुर्की और रूस के बीच जो एक झगड़ा है वो ये है कि इस बात पे तो दोनों सहमत हैं कि इस्लामिक स्टेट के खिलाफ हम मिल करके लड़ेंगे, लेकिन इस बात पे सहमत नहीं है कि भविष्य में असद ही वहाँ के राष्ट्रपति रहने चाहिए या नहीं, क्योंकि तुर्की जो है तो असद को हटाने के पक्ष में है जबकि रूस असद को बनाए रखने के पक्ष में है। तो ये इसका दूसरा आयाम है। इसका तीसरा आयाम ये है कि मान लीजिए कि ये समझौता हो भी जाता है और विद्रोही और सरकार आपस में ठान लेते हैं कि हम झगड़ा नहीं करेंगे, तो भाई तीसरा यहाँ पे गुट जो इस्लामिक स्टेट है तो उसको तो कोई रोकने वाला है नहीं, वो तो हमले करता रहेगा। तो इस बात के लिए सभी ने मिल करके कहा है कि तुर्की ने, रूस ने और असद ने, सभी ने कहा है कि अगर ये सब कुछ रुक जाता है विद्रोहियों और सरकार के बीच का झगड़ा तो हम मिल करके इस्लामिक स्टेट से लड़ेंगे और उसको ख़त्म कर देंगे। तो इस प्रकार से जो सारी बातचीत चल रही है उसमें आपने देखा कि इसमें पश्चिम का कोई देश शामिल नहीं है, खासकर अमेरिका तो इसमें शामिल ही नहीं है, जो कि दुनिया के हर मामले में शामिल रहता है। तो हुआ ये था कि अस्ताना जो कि मतलब कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने अमेरिका को भी बुलाया था कि आप अपना कोई महत्वपूर्ण डेलीगेट भेज दीजिए, लेकिन अमेरिका ने इनकार कर दिया, उन्होंने किसी भी डेलीगेट को नहीं भेजा अपने। और सिर्फ वहाँ पे कजाकिस्तान में जो अमेरिका के राजदूत हैं तो सिर्फ वो वहाँ पे एक निरीक्षक, एक ऑब्जर्वर की तरह बैठे थे और ये देख रहे थे कि क्या माहौल चल रहा है। तो अब देखिए कि भविष्य में अमेरिका इस तरह की बातचीत में हिस्सा लेता है कि नहीं लेता है, क्योंकि क्या है कि सऊदी अरब वगैरह जो हैं तो अभी इस तरीके की बातचीत से पूरी तरीके से सहमत नहीं हो पा रहे हैं। तो वो अमेरिका के गुट के हैं, तो अब जब उन अमेरिका के जो गुट के लोग ही हैं अगर वही सहमत नहीं है तो अमेरिका भी सीधे इस मामले में पचड़े में पड़ना नहीं चाहता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के अभी तो शांति स्थापित हो गई है, लेकिन इस्लामिक स्टेट का तो अपना कहर जारी रहेगा। तो उससे कैसे ये सब निपटेंगे फिर भविष्य में डोनाल्ड ट्रंप का विद्रोहियों पे और असद पे और इस्लामिक स्टेट, इन तीनों पे उनका क्या रवैया होता है ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और तीसरी बात यह है कि सऊदी अरब तो कभी भी असद को सत्ता में बने रहते नहीं देखना चाहेगा, तो फिर क्या तब वो अमेरिका का साथ देगा कि नहीं देगा। तो भविष्य में हो सकता है कि बहुत सारे पॉलिटिकल शिफ्टिंग्स हो, यानी कि हो सकता है कि बहुत सारी गुटबंदियां हो और लोग इधर के गुटों से निकल के उधर के गुटों में जाएं, तो क्या होगा वो देखा जाएगा। अगली जो खबर है वो ट्रंप से ही संबंधित है। ट्रंप रिशेपिंग इजराइल पैलेस्टाइन पॉलिटिक्स, यानी कि ट्रंप जो हैं तो इजराइल और फिलिस्तीन की राजनीति को एक नया रूप दे रहे हैं। तो इसमें कुल मिला के 2 से 3 मुद्दे जो इन्वॉल्व हैं तो उनके संबंध में आपको बता देता हूँ। पहला मुद्दा ये है कि आपको मैंने बताया हुआ है कि अभी भी कई सारे देशों ने जेरूशलम को पूर्ण रूप से इजराइल का हिस्सा नहीं माना है,
इसी वजह से उन्होंने जो अपने दूतावास स्थापित किए हैं तो वो तेल अवीव यानी कि जो इज़राइल का हिस्सा है वहाँ पे किए हैं, ना कि जेरूशलम में, क्योंकि जो ईस्ट जेरूशलम पूर्वी जेरूशलम का हिस्सा है वो अभी भी विवादित हिस्सा है। तो ऐसी स्थिति में अब अगर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये कहा है कि हम अब अपनी जो एम्बेसी है, दूतावास है, उसको हम तेल अवीव से हटा करके जेरूशलम ले जाएंगे, यानी कि हम पूर्ण रूप से ये मान लेंगे कि जेरूशलम पूरी तरीके से इजराइल का है। तो ये एक बहुत बड़ा विवाद का कारण बनेगा। दूसरी जो विवाद के कारण हैं वो ये हैं कि गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूशलम जो कि मुख्य रूप से फ़िलिस्तीनी मुस्लिमों के इलाके हैं, तो यहाँ पर इसराइल अपनी जो बस्तियाँ बसा रहा है, यहूदियों की बस्तियाँ बसा रहा है। तो इन बस्तियों को बसाने में अभी आपको बताया था 2 ही 3 दिन पहले कि 566 बस्तियों को इजाज़त दे दी गई है। तो अब इससे एक नया झगड़ा उत्पन्न हो जाएगा वहाँ पे। तीसरा जो झगड़ा है कि तीसरी जो महत्वपूर्ण बात ये है कि क्या अब फ़िलिस्तीनी फिर से एक बहुत बड़े विद्रोह की कगार पे खड़े हैं। तो ट्रंप साहब क्या इस बात को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, और अगर समझ रहे हैं तो फिर वो इस तरीके की बातों को हवा क्यों दे रहे हैं। तो अब उनकी राजनीति जो है तो अगले 2-3 महीने में जाकर के स्पष्ट हो पाएगा कि इसका क्या प्रभाव होता है। दोस्तों यहाँ पे कल आपको बताया था कि यूके की एक न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट जो थी वो फेल हो गई थी, तो उसका नाम था ट्राइडेंट। तो माल फंक्शन का मतलब होता है गड़बड़ हो जाना। तो वो जो ट्राइडेंट माल फंक्शन था तो उसके बारे में थेरेसा मे को सूचित किया गया था, लेकिन उन्होंने वो बात दबा दी थी। तो यही कहा गया एमपी से एक्यूज मे ऑफ कवरिंग अप ट्राइडेंट माल फंक्शन। तो कवरिंग अप का मतलब होता है छुपाना। तो कुछ सांसदों ने थेरेसा मे पे आरोप लगाया है कि उन्होंने ट्राइडेंट की जो गड़बड़ी थी उसको छुपाया था, जबकि उसकी जानकारी उनको दी गई थी। अगली खबर ये है कि नोट बैन टू क्रैम्प एफएम ऑन बजट कंसेशन, यानी बजट में छूट देने के लिए नोटबंदी फिनांस मिनिस्टर को रोकेगी या दर्द देगी। तो क्रैम्प मतलब होता है रोकना या दर्द देना, ऐसा कुछ। तो दोस्तों बात ये है कि आपको पता होगा कि जब से नोटबंदी हुई है तब से 2 मुद्दे उभर के सामने आए हैं। पहला मुद्दा ये आया है कि नोटबंदी के बाद से प्रधानमंत्री जी ने घोषणाएं की थी कि मैं गरीबों कल्याण के लिए ये करूंगा वो करूंगा, दुनिया भर का उन्होंने कहा था। लेकिन अब समस्या ये उत्पन्न हो रही है कि भाई अब जब आपने घोषणा कर दी कि हम बजट में ऐसा ऐसा करेंगे, लेकिन क्या आपके पास इतना पैसा आया है कि आप बजट में वो सब कुछ दे सके उनको। तो अब फाइनेंस मिनिस्टर से डरे हुए हैं कि भाई अगर हम बहुत सारी घोषणाएं कर देते हैं बजट में और हमारे पास उतना पैसा ही नहीं है तो टैक्स डिफिसिट हो जाएगा, मतलब कि हमारा बजट घाटा हो जाएगा। उसके बदले फिर हमको दुनिया भर का लोन लेना पड़ेगा, लोन नहीं लेंगे तो योजनाएं पूरी नहीं हो पाएंगी, तो और बदनामी होगी। तो इस तरीके की जो समस्याएं हैं तो वो अरुण जेटली जी के सामने हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो नोटबंदी हुई थी तो उसकी वजह से भविष्य में कितना ज़्यादा टैक्स इस साल इकट्ठा किया जा सकेगा, इसके बारे में भी अभी अंदाज़ा लगाना हवा में, मतलब अंधेरे में तीर लगा चलाने जैसा है। यानी कि कोई अंदाज़ा इस साल नहीं लगाया जा सकता है कि इस साल टैक्स कलेक्शन कितना होगा। हालांकि ये कहना है कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, जो अप्रत्यक्ष कर थे, वो 14.2% बढ़ गए थे पिछले साल। लेकिन चूंकि इस साल क्या है कि जो कंज्यूमर स्पेंडिंग यानी कि जो उपभोक्ताओं की खर्च करने की क्षमता है वो इस साल काफ़ी कम हो गई है, और साथ ही साथ जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर यानी कि विनिर्माण और सेवा क्षेत्र हैं तो यहाँ पे भी उत्पादन काफ़ी कम हो गया है। तो आपको पता होगा कि जो इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर होता है तो वो वस्तुओं और सेवाओं पे ही तो लगता है। तो जब इनकी उत्पादन ही कम हो गई है तो वो कर कहाँ से इकट्ठा होगा। तो यानी कि हो सकता है कि भविष्य में इस साल कर जो है, टैक्स जो है तो वो कम हो जाए, लेकिन इन सब कितना कम होगा, कैसे कम होगा, ये अंदाज़ा लगाना तो बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन तो पहली बार हुआ इस तरीके का। पहले हुआ होता तो हो सकता है कि पुराने आंकड़े उठा करके हिसाब किताब लगा लेते, अब कोई पुराना आंकड़ा भी इनके पास ऐसा नहीं है। तो ये समस्या तो इनके साथ है ही। अब इनका ये कहना है कि लोग टैक्स में छूट मांग रहे हैं। उनका कहना है कि भाई आप तो कह रहे थे 3 लाख 4 लाख करोड़ रुपए आएगा, तो आप जब इतना पैसा प्राप्त कर रहे हो टैक्स के रूप में तो हमको कुछ इनकम टैक्स वगैरह में छूट भी दो। लेकिन अब उनका ये कहना है कि भाई ज़रूरी थोड़ी है कि 3 लाख 4 लाख करोड़ आएगा, क्योंकि बहुत सारा पैसा तो ऐसा जमा 15 लाख करोड़ तो जमा ही हो गया है, तो हमें तो कुछ मिला नहीं है। तो और जो फर्जी खातों में जमा हुआ है तो ज़रूरी थोड़ी कि हम हर फर्जी खाता का पैसा तो इसी साल निकलवा लेंगे, उसमें तो काफ़ी ज़्यादा वो लंबी कानूनी प्रक्रिया चलेगी, तब जाके हो सकता है तो 4 साल में वो पैसे निकल पाएँ। तो कुल मिलाकर के अभी वित्त मंत्री जी इस मामले में फंसे हुए हैं। तो ऐसे आर्टिकल्स अभी 3-4 दिन और आएंगे क्योंकि बजट आने वाला है। तो अगला खबर है ये कि एन के सिंह पैनल सबमिट रिपोर्ट ऑन FRBM एक्ट। तो दोस्तों एक एक्ट होता है जिसे बोलते हैं FRBM एक्ट। तो FRBM का क्या मतलब होता है? FRBM का मतलब होता है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, यानी कि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम। तो दोस्तों इसमें कुछ जो समस्याएं रही होंगी
तो जब इसके बारे में पूरा बड़ा सा आर्टिकल आएगा तब मैं आपको बताऊंगा, अभी तो इतना छोटा आर्टिकल है, कुछ लिखा ही नहीं इसमें। तो FRBM एक्ट में जो कुछ सुधार के लिए एक समिति बनाई गई थी उसका नाम NK सिंह समिति था। 5 लोगों की समिति थी, इसमें उर्जित पटेल भी, अरविंद सुब्रमण्यम भी और भी 2 अन्य लोग शामिल थे। तो आपको बस इतना जानना है कि अभी कि जो NK सिंह कमेटी थी किसके लिए थी, तो FRBM एक्ट में संशोधन की संस्तुति देने के लिए थी। अगली खबर ये है दोस्तों कि इंडिया रिजेक्ट्स अटेम्प्ट बाय EU कनाडा फॉर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, यानी कि वैश्विक निवेश समझौते पर EU और कनाडा के द्वारा किए जा रहे प्रयासों को भारत ने अस्वीकार कर दिया है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दे देता हूँ। ये एग्रीमेंट किस प्रकार का था? ये एग्रीमेंट इस प्रकार का था कि अगर कोई भी विदेशी कंपनी किसी भी देश में जाकर के, मान लीजिए कोई अमेरिकी कंपनी है, वो भारत में आकर के कोई अपना एक सेटअप लगाती है या अपना व्यापार शुरू करती है, और अगर उसका भारत की सरकार की नीतियों की वजह से कोई घाटा हो जाता है, यानी कि जैसे कि अभी नीति कुछ और चल रही थी, अचानक से सरकार ने अगले बजट में कुछ और नीतियां ला दी, या कि जो सरकार थी वो बदल गई और नई सरकार ने कुछ और नीतियां ला दी, तो इससे क्या होता है कि पहले जिन नीतियों के आधार पे वो कंपनी वहाँ पे आई थी, नीतियाँ बदल जाने से वो सारी व्यवस्थाएं अवस्थाएं बदल जाती हैं। तो जब वो सारी व्यवस्थाएं अवस्थाएं बदल जाती हैं तो कंपनियों को घाटा होने लगता है, क्योंकि कंपनी ने तो अपने एजेंडे में तय नहीं किया था कि ये नीतियाँ बदल जाएंगी, टैक्स बढ़ जाएंगे, या कि हमारा मार्केट यहाँ पे कम हो जाएगा इन नीतियों की वजह से। तो उनका ये कहना था, कनाडा और EU का, कि ऐसी स्थिति में ये कंपनियां उस देश की सरकार के खिलाफ मुआवजा मांगने के लिए सीधे अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जा सकती हैं। तो भारत ने, ब्राज़ील ने, अर्जेंटीना और कुछ अन्य देशों ने कहा कि ये तो एकदम गलत बात है। ये कोई भी मामला अंतर्राष्ट्रीय अदालत में सिर्फ और सिर्फ तभी जाना चाहिए जबकि उस देश के अंदर की अदालतों में अब कोई रास्ता ना बचा हो उसको सुलझाने का। तो दोस्तों, निर्मला सीतारमण जी ने यही कहा कि ये जो आप सुझा रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। और इसके अलावा उन्होंने एक और चीज़ कही जिसे कहते हैं TFS, यानी कि ट्रेड फैसिलिटेशन इन सर्विस। तो ये एक ऐसा मुद्दा है दोस्तों जो कि भारत के लिए बहुत संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि TFS के हिसाब से एक देश का व्यक्ति दूसरे देश में जाकर के काम करने और वहाँ पे रहने और विभिन्न प्रकार के सुविधाएं प्राप्त करने का जो हक होता है उसका, तो उससे संबंधित है। तो उनका कहना ये है कि चूँकि भारत के बहुत सारे लोग बाहर जाके काम करते हैं, तो ऐसा ही कोशिश किया जा रहा है कनाडा और EU की तरफ से कि हम, अगर आप हमारे इन बातों को नहीं मानेंगे जो कि हम आपको सुझा रहे हैं, तो हो सकता है कि हम TFS में थोड़ा सा सख्त हो जाएं, यानी कि आपके लोगों को अपने यहाँ ना लें, या कि वो यहाँ पे आएँ तो हम उनको बराबर सुविधाएं ना दें, इत्यादि इत्यादि। तो उनका ये कहना है कि TFS को लेकर के ब्लैकमेलिंग नहीं होनी चाहिए। तो यही कुछ बातें थी, तो आपको बता दिया मैंने। जो ये कल मैंने आपको बताया था आधार के EKYC के बारे में, तो सेम खबर को उन्होंने आज थोड़ा सा बड़ा करके छाप दिया है, तो वही खबर है, उसमें कोई भी अंतर नहीं है। फिर भी अगर आप जानकारी चाहते तो आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा आपको बता ही देता हूँ। तो EKYC दोस्तों क्या होता है, तो KYC होता है नो योर कस्टमर। तो नो योर कस्टमर क्या होता है कि ये ऐसी चीज़ होती है कि जैसे आपके पास आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस से कुछ भी है, तो नो योर कस्टमर कहता है जैसे आपने बैंक में खाता खुलवाया तो वो आपसे KYC मांगते हैं, तो उस KYC में आपकी ID के साथ आपका पता और आपकी बहुत सारी पहचानें उसमें इस तरीके से लिंक की जाती हैं ताकि ये बात सत्यापित हो जाए कि वो आईडी आपकी ही है, ना कि कोई फर्जी आईडी, ताकि कोई फर्जी बैंक खाता ना खुले। इसी तरीके से अगर मोबाइल की बात करें, मोबाइल सिमों की बात करें, तो केवाईसी की ज़रूरत इसलिए पड़ेगी आगे चल के, ताकि कोई फर्जी मोबाइल सिम ना ले। आज आपको पता है कि आज की तारीख में लोग फर्जी तरीके से किसी और की आईडी लगा करके, फ़ोटो लगा करके सिम उठा लेते हैं। तो ये कहना है कि जब भविष्य में EKYC आ जाएगा तो हर व्यक्ति का जो नाम, पता, सब कुछ है, तो वो उसके आधार कार्ड से जोड़ करके उसको डाटाबेस में लिंक कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि जब कोई व्यक्ति सिम खरीदने जाएगा तो अब उसको कोई कागजात जमा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पे, उसको सीधे अपना अंगूठा लगाना होगा सिम वाले की दुकान में, और उसकी जो सारी जानकारी होगी तो अपने आप सामने आ जाएगी कि आधार कार्ड में उसकी जो सारी जानकारी रहती है वो सारी उसमें सामने आ जाएगी। तो पता चल जाएगा कि फला आदमी कौन है, तो उसको बड़े आराम से सिम दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो फर्जी तरीके से सिम प्राप्त किए जाते हैं वो प्राप्त नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, अगली खबर ये है कि व्हाट मैकरेल एंड वोल्कानो कैन टेल अस अबाउट द क्लाइमेट चेंज, यानी कि जलवायु परिवर्तन के संबंध में वोल्कानो यानी ज्वालामुखी और मैकरेल हमें क्या बता सकते हैं। तो मैकरेल होती है दोस्तों एक प्रकार की मछली होती है, मैकरेल, शायद उसको बांगरा मछली कहते हैं। तो बांगरा मछली क्या होती है आप लोग जानते हैं, मुझे तो नहीं पता। तो ये कहा गया था
कि ये सारा मुद्दा क्या है मैं आपको बता देता हूँ। 1815 में इंडोनेशिया में एक टैम्बोरा नाम का ज्वालामुखी फटा था। तो जब ये ज्वालामुखी फटा था तो इससे इतना धुआं इतना धुआं इतना धुआं निकला था कि आसपास के जो पूरे इलाके थे तो वहाँ पे कई दिनों तक धुंध छाई रही थी जिसकी वजह से सूर्य का प्रकाश उन इलाकों में नहीं पहुँच पा रहा था, जिस वजह से जब सूर्य का प्रकाश ही नहीं पहुँचेगा तो पक्के तौर पे उस स्थान पे ऊष्मा का यानी कि हीट का प्रवाह रुक जाएगा, जिससे उन इलाकों में ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और ये देखा गया था कि उसके विस्फोट के कारण जो अगला साल था 1816, तो उस साल कई इलाकों में ग्रीष्म ऋतु आई ही नहीं, यानी कि पूरे इलाके जो थे तो उस धुंध के कारण जो सूर्य किरणें ना आने से इतने ज़्यादा ठंडे रहे कि वहाँ पे ग्रीष्म ऋतु एक प्रकार से आई ही नहीं। तो ये कहा गया कि इस ज्वालामुखी के फटने से दुनिया भर की जलवायु में एक अल्पकालिक परिवर्तन आ गया था, यानी कि एक शॉर्ट टर्म चेंज वहाँ पर आ गया था। तो उनका कहना था कि अगर हम इस तरीके से इनका अध्ययन करते हैं तो हमें जलवायु पर होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों के संबंध में जानकारी मिलेगी। दूसरी चीज़ जो मैक्रेल मछली, तो सिर्फ मैक्रेल नहीं, कोई भी मछली हो, कोई भी प्राणी हो, तो हमें पता है कि जब जलवायु में परिवर्तन होता है तो उन प्राणियों पर असर पड़ता है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि जो प्रवाल होती हैं जिन्हें रीफ्स वगैरह कहते हैं, तो रीफ या प्रवाल होती हैं, तो आपको पता होगा कि जैसे समुद्र में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है तो उसकी वजह से जो प्रवाल हैं, रीफ्स हैं, वो ख़त्म होते जा रहे हैं। तो ऐसा ही होता है कि सिर्फ रीफ्स और प्रवाल नहीं, बहुत से दुनिया भर में स्पीशीज़ होती हैं जिन पे जलवायु परिवर्तन का बहुत असर पड़ता है। तो कई बार उनकी संरचना में, उनके अनुकूलन में असर पड़ता है, कई बार वो ख़त्म भी हो जाती हैं, उनकी संख्या कम हो जाती है। तो ये कहना है कि मैक्रेल पे होने वाले असरों को देख करके ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तब से अब तक जलवायु में किस प्रकार के परिवर्तन आए हैं। तो दोस्तों यही कुल मिलाकर के आज की पूरी खबरें थी। और एक छोटी सी खबर है, खबर कोई काम की नहीं है, लेकिन आपको बताऊं तो बड़ा अजीब लगेगा सुनकर कि नाउ अ वैक्सीन टू गार्ड अगेंस्ट स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज़। एक टीका बनाया गया है जो कि आपको गलत सूचनाओं से यानी अफवाहों से बचाने में मदद करेगा। तो ये कहा जा रहा है कि वैज्ञानिकों ने एक ऐसा टीका बनाया है जो सीधे आपको ये मनोवैज्ञानिक स्तर पे जाकर के असर करेगा और वो आपको इतना सहनशील बनाएगा कि आप किसी भी घटना के बारे में सुन करके तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देंगे। तो आपको पता होगा अफवाह तब कब फैलती है ज़्यादा, जब आप उसके बारे में सुन के तुरंत उससे प्रतिक्रिया दे देते हैं और फिर वही अफवाह खुद भी फैलाने में योगदान करने लगते हैं। तो उनका ये कहना है कि इस टीके के बाद लोग इतने ज़्यादा टॉलरेंट यानी कि इतने ज़्यादा सहनशील होंगे कि कोई भी जब उनको खबर पता चलेगी, चाहे सच हो या चाहे झूठ हो, तो तुरंत भरोसा नहीं करेंगे, पहले उसको कन्फर्म करेंगे विभिन्न प्रकार के स्रोतों से, आधिकारिक स्रोतों से, फिर उसको मानेंगे। तब जा कर के वो उस बात को सत्यापित करेंगे कि ये खबर सही थी कि नहीं थी और तभी जाके उसको मानेंगे। तो इस तरीके से जो दुनिया भर की अफवाहें फैलती हैं उसकी वजह से कई बार जो दुर्घटनाएं हो जाती हैं तो उनसे बचा जा सकेगा। अब हालांकि ये कब तक अच्छी तरीके से आ पाएगा वो अलग बात है। तो यूपीएससी के लिए तो कुछ भी काम का नहीं था उसमें, लेकिन फिर भी आपके इंटरेस्ट के लिए मैंने बता दिया। तो दोस्तों कुल मिलाकर के इस प्रकार से आज का द हिंदू का हिंदी अनुवाद पूर्ण रूप से समाप्त होता है। बस एक चीज़ छूट गई थी यहाँ पे, इसको कहते हैं जूनो कैम। तो नासा की एक जूनो कैम है, तो इंटरनेट पे देख लीजिएगा ये क्या है। तो नासा ने अभी कुछ लोगों से ये कहा है कि वो हमसे बताएं कि जुपिटर का कौन सा इलाका वो जूनो कैम के माध्यम से देखना चाहेंगे। तो अब लोग बता रहे हैं कि ये इलाका हम देखना चाहते हैं। तो अनुवाद समाप्त होता है, कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद।